आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोग पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। हालांकि हम चैप्टर के अंदर अभी फार्मूलाज वगैरह सब में नहीं आए हैं। अभी हम लोग सीखे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मतलब काउंटिंग कितने तरीके से किया जाता है। एडिशन रूल होता है, सब्ट्रैक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। कब एडिशन रूल यूज करते हैं और कब मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करते हैं, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे हम लोग फैक्टोरियल से रिलेटेड। फैक्टोरियल का डेफिनेशन देखे थे और एक्सपोनेंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ओलंपियाड सब में काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से रहता है। ओलंपियाड ISI NTSC सब में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखे थे लास्ट क्लास में उस पर फैक्टोरियल से रिलेटेड। उसका यूज होता है चैप्टर्स के अंदर। यहाँ से जेई मेन में एक क्वेश्चन रहता है और जेई एडवांस्ड में 2 क्वेश्चन रहता है। और बड़ी बात यह है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग अच्छे से अगर सारा वीडियो को समझोगे तो फिर 100% जेई का क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो बेटा हम लोग फैक्टोरियल से रिलेटेड ही आज एक और क्वेश्चन लेके आए हैं पहले, और आज हम लोग चैप्टर में भी आएंगे परमुटेशन पहले और उसके बाद कॉम्बिनेशन, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन पहले हम फैक्टोरियल से रिलेटेड 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे थे ऑलरेडी। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, देखो। द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है, इज इक्वल टू, यानी इसका वैल्यू क्या होगा। देखो ऑप्शन है 1, 3, 5 अप टू 2n-1 इंटू 2 to the power n, ठीक है। 1, 3, 5 अप टू 2n-1 इंटू 2 to the power n इंटू फैक्टोरियल n, ठीक है। 1, 3, 5 अप टू 2n+1 2 to the power n, ठीक है। और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हम लोग इसको थोड़ा डिराइव करेंगे और इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो सॉल्यूशन फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, फैक्टोरियल 2n का मतलब क्या होगा, 1, 2, 3, 4 अप टू कहाँ तक, 2n तक। और नीचे वाला 1, 2, 3 अप टू n तक। तो हम देखते हैं यार, नीचे वाला को फैक्टोरियल भी छोड़ सकते हैं, खैर चलो बाद में कैंसिल ही हो जाएगा ये। इसको फैक्टोरियल n ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको तो कैंसिल करना ऊपर से हमने, जो किसी भी ऑप्शन में नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे वो भी था तो कोई दिक्कत नहीं था। देखो हम लोग सारा इवन नंबर को ना अलग निकाल लेते हैं, ऑड को छोड़ देते हैं। 1, 3, 5 अप टू 2n-1 अंदर रह गया, ठीक है बेटा। बाहर क्या निकलेगा बताओ, 2 निकल गया, 4 निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, अप टू लास्ट में 2n निकल जाएगा अपॉन क्या चीज़, फैक्टोरियल। ये देखो ऑप्शन में है, लगभग सभी ऑप्शन में, ए और बी में तो कम से कम है ही ये वाला चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1, 3, 5 अप टू 2n-1, ठीक है। और ये सब सारा इवन नंबर्स है। कितना इवन नंबर्स है, चूँकि ऊपर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, 2n। तो 2n नंबर ऑफ नंबर्स था, तो उसमें आधा इवन होगा और आधा ऑड होगा, यानी n इवन नंबर से ग्रुप होगा और n ऑड नंबर से ग्रुप होगा। तो ऑड नंबर से ग्रुप निकल गया, तो इवन नंबर से ग्रुप कितना है, n। यानी प्रत्येक ग्रुप में से एक 2 कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है। तो n फैक्टर्स है, n नंबर्स है, इसमें से एक 2 निकल गया तो क्या होगा, 2 to the power n, ये कॉमन होगा। अब क्या बच जाएगा, इसमें 1, इसमें क्या बचेगा 2, इसमें क्या बचेगा 3, लास्ट में 2n वाला में क्या बचेगा n। और अब ये क्या है बेटा, फैक्टोरियल n, ठीक है। देखो नीचे भी फैक्टोरियल n था, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, नहीं थोड़ा सा एक लाइन और लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1, 3, 5 अप टू 2n-1 2 to the power n इंटू क्या, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n। यहाँ से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट ये हो गया, ऑप्शन कौन सा हो गया, ए इज करेक्ट। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन इस पर रहता है। एक और क्वेश्चन हम फैक्टोरियल से रिलेटेड देखते हैं, इसके बाद जो है हम लोग परमुटेशन में आएंगे, ठीक है। देखते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि इफ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2 एंड फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n-4 आर इन द रेशियो 2:1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यानी ये और ये 2:1 का रेशियो बना रहा है, तो n का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टोरियल n अपॉन
फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल कितना n-2। अब ये डिवाइड करोगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n-4, हाँ, अपॉन क्या फैक्टोरियल n, और ये दिया हुआ है 2/1, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ से n निकालना है। देखो बेटा ये फैक्टोरियल n तो ऐसे कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब देखो इम्प्लाइज दैट फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 था, फैक्टोरियल 2 यहाँ पे बचा हुआ है, तो कैंसिल होगा तो कितना देगा 12 ऊपर, और ये n-4 रहने दो, n-4 फैक्टोरियल, ठीक है। जो बड़ा वाला है ना उसको ब्रेक करके छोटा किया जा सकता है, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल क्या है n-2, तो हम n-2 इंटू n-3 छोटा होते जा रहा है, और उसके बाद फैक्टोरियल n-4 लगा देते हैं इसमें, इक्वल टू क्या हो गया 2। अब ये भी कैंसिल हो गया, ये समझा स्टेप कैसे हुआ, जैसे हम पीछे बताए थे तुम लोगों को, जैसे फैक्टोरियल 5 लिखना है तो क्या लिखते हो 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और लिखना है तो 5 इंटू 4 इंटू क्या फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, जितना मन उतना लिख सकते हैं हम लोग, ये कॉन्सेप्ट बताए थे, कुछ वो ऐसा ही है, ठीक है। ऊपर फैक्टोरियल n-4 नीचे फैक्टोरियल n-2, तो बड़ा कौन है इसमें n-2, और ये छोटा है, n-2 को घटाते घटाते छोटा कर सकते हैं n-4 के बराबर, तो n-2 से एक कम n-3, और उसके बाद n-4 आ ही जाएगा, तो n-4 मतलब वो n-2 से 1 तक जाएगा, तो n-4 का फैक्टोरियल लगा दिया आगे, ठीक है। ऊपर भी n-4 था, ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ से ये 6 हो जाएगा, और रिजल्ट हो गया n-2 इंटू n-3 इक्वल टू कितना 6। इसको भी एक पैटर्न बताते हैं सॉल्व करने का, ठीक है। ऐसे तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करके भी बना सकते हैं, लेकिन अगर 3 फैक्टर यहाँ पे आ जाता, 4 फैक्टर आ जाता, तो क्या वैसा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है, क्यूबिक इक्वेशन आता या बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता, तो सॉल्व करने में काफ़ी मुश्किल होता है। तो वहाँ सॉल्व करने का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव फैक्टर से n-2 और n-3 लगातार फैक्टर है, तो नंबर को भी लगातार फैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 6 को क्या लिखेंगे बेटा 2 इंटू 3। अब छोटा वाला फैक्टर छोटा वाले इधर के बराबर होगा, और बड़ा वाला जो नंबर है वो इधर बड़ा वाला फैक्टर के बराबर होगा। अब ये बताओ तुम लोग n-2 छोटा है कि n-3 छोटा है, तो ऑब्वियसली n-3 क्या है छोटा है, n-2 क्या है बड़ा है, तो आप क्या करोगे n-3 को 2 के बराबर, तो n कितना होगा 5, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें 5, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ये पूछ रहा था n का वैल्यू, ठीक है। हम लोग पीछे की क्लास में फैक्टोरियल तो पढ़े ही थे, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी किया, आज भी 2 क्वेश्चन फैक्टोरियल के करे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग देखे ही हो। लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़े थे, जो सबसे पहले स्टार्ट किए थे हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मतलब काउंटिंग कैसे किया जाता है, कितने तरीका से किया जाता है उसका तरीका, ठीक है। तो उसका 2 तरीका था, एक एडिशन रूल था और एक मल्टीप्लिकेशन रूल था। तो एडिशन रूल में मैंने एग्जांपल लिया था, एक रूम है, एक साइड से 2 गेट है उससे बाहर निकलने का, दूसरे साइड से 3 गेट है, और एक आदमी को बाहर निकलना है रूम से, तो 2 + 3 दोनों साइड इंडिपेंडेंट है, यानी दोनों वर्क एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एडिशन रूल यूज करेंगे, यानी 2 + 5 यानी 2 + 3 यानी कितना 5 तरीका से वो रूम से बाहर आ सकता है, ठीक है। उसी में एक और एग्जाम्पल हम दिए थे आप लोगों को, उसमें ये था पटना से बेंगलोर जाना है भाया दिल्ली, ठीक है। पटना से दिल्ली जाने का 3 रूट्स था वहाँ पे, ठीक है, और दिल्ली से बेंगलोर जाने का 2 रूट्स था, ठीक है। तो बेटा अब 3 रूट्स पटना से दिल्ली जाने का और 2 रूट्स दिल्ली से बेंगलोर जाने का, तो टोटल रूट्स फ्रॉम पटना टू बेंगलोर, तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल यूज होगा, 3 × 2 यानी 6। कैसे हुआ था 6 समझाए थे। क्यों मल्टीप्लिकेशन हुआ, क्योंकि वहाँ पे पटना से बेंगलोर जाना डिपेंड करता है दिल्ली जाने पे, यानी कि वर्क डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वर्क नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो तो एक रफली एग्जाम्पल था। अब एक हम वर्ड्स प्रॉब्लम में वैसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और दे रहे हैं, आप लोग उसको समझना। उसी में से एक ये क्वेश्चन है, हम लोग समझते हैं इसमें एडिशन रूल यूज करेंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे ना, ये समझना है। मेनली हम लोगों को कन्फ्यूजन यहीं से रहता है, लोग क्या करते हैं ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बस फार्मूला रट लिए, सोचते हैं कि अच्छा हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि फार्मूला यहाँ ज़्यादा नहीं है, फार्मूला तो चाहो तो मैं आधा घंटा में सब खत्म कर दूंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, लेकिन फार्मूला पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। फार्मूला कैसे अप्लाई होगा क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ टाइप्स
क्वेश्चन का टाइप्स वगैरह सब पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना होता है, फिर बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। ठीक है, टॉपिक आप लोग आराम से समझो। देखो क्वेश्चन, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन विच 10 आर बॉयज एंड 5 आर गर्ल्स। सॉरी, देयर आर 15 स्टूडेंट, है ना, 15 स्टूडेंट है क्लास में, 10 बॉयज और 5 गर्ल्स। ठीक है, द क्लास टीचर सेलेक्ट आइदर अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है, फॉर मॉनिटर ऑफ द क्लास। ठीक है, मतलब मॉनिटर के लिए एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है क्लास टीचर को। ठीक है, आगे देखो, इन हाउ मेनी वेज द क्लास टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन, कितने तरीका से क्लास टीचर इस प्रोसेस को कर सकता है। तो बेटा बॉयज़ कितना है 10, गर्ल्स कितना है 5। ठीक है, अब 10 में से कोई एक, 10 में से कोई एक बॉयज सेलेक्ट कर सकता है टीचर मॉनिटर के लिए, या 5 में से कोई एक गर्ल सेलेक्ट कर सकते हैं मॉनिटर के लिए। तो दैट इज दोनों इंडिपेंडेंट वर्क है, कोई एक बॉयज आ सकता है या कोई एक गर्ल्स आ सकती है। ठीक है, दैट इज 10 बॉयज में से कोई एक 10 तरीका से, नंबर ऑफ वेज, हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ वेज देखते हैं, और 5 तरीका से गर्ल्स आ सकती है। तो 10 + 5, प्लस क्यों यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वर्क है, दैट इज 10 + 5, यानी 15 तरीका से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल वेज, हालांकि हम ये ऑप्शन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, 50 कर देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन थोड़ा होगा तो अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 10 + 5, यानी 15 तरीका से मॉनिटर के लिए वो सिलेक्शन कर सकते हैं टीचर। ठीक है, यहाँ एडिशन रूल यूज किए हैं। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन हम लगा देंगे तो 10 × 5 कितना हो जाएगा 50, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एडिशन रूल लगाना है, यही समझना है मेनली। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग के पास, काउंटिंग को समझना। हालांकि सारे क्वेश्चन में काउंटिंग को ही समझना होता है बेसिकली। आगे जो हम लोग बड़ा क्वेश्चन देखेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर जाके, तो वहाँ भी काउंटिंग का ही प्रोसेस होता है, बट यहाँ पे एकदम बेसिक लेवल का काउंटिंग यूज हो रहा है, इसको आप लोग समझना सही से। ठीक है, देखो क्वेश्चन, अ सिटी हैज 12 गेट्स, है ना, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन इंटर द सिटी थ्रू 1 गेट एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट गेट। यानी कि किसी सिटी में 12 गेट, या किसी रूम में ही मान लो ना 12 गेट है। ठीक है, अंदर जाने के लिए। ठीक है, किसी रूम में इंटर करने के लिए 12 गेट है। ठीक है, टोटल गेट का संख्या बड़ा सा हॉल होगा, 12 गेट है। ठीक है, अब सवाल है कि कह रहा है कि इंटर करने का तो 12 गेट है, लेकिन आउट होने के लिए कह रहा है कि डिफरेंट गेट से, मतलब जिस गेट से इंटर करा है उस गेट से वो आउट नहीं होगा। तो कितने तरीका से वो ऐसा कर सकता है प्रोसेस को। ठीक है, जिस गेट से गए हैं उसी गेट से वापस नहीं आएगा। ठीक है, जिस गेट से गए हैं उसके अलावा किसी भी गेट से निकल सकता है, ये क्वेश्चन में कर रहा है। उसी प्रकार सिटी के लिए 12 गेट है सिटी के अंदर इन करने के लिए, और आउट होने के लिए सेम गेट से नहीं होगा, वो डिफरेंट गेट से आउट होगा। जिस गेट से वो इंटर किया था ना उससे आउट नहीं होगा, दूसरे गेट से आउट होगा सिटी से। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। तो देखो बेटा, इंटर करने के लिए कितना होगा यहाँ पे तरीका 12, इंटर करने का तरीका 12, यानी 12 तरीका से वो सिटी के अंदर इंटर कर सकता है। 12 मतलब कोई भी एक गेट से इंटर करेगा, नंबर ऑफ वेज कितना 12, लेकिन जब आउट होगा तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वर्क नहीं है, यहाँ पर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंटर करने का वर्क है आउट होने के वर्क पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इंटर करने का वर्क आउट होने के वर्क पे क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज 12 × 11, यानी कितना हो जाएगा, 12 × 11 करोगे तो आपका 120 + 12 132, यानी सी इज करेक्ट। तो अब यहाँ समझने वाली बात मेनली ये है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्यों किए, जबकि पिछला क्वेश्चन में क्या किए थे, एडिशन किए थे। तो बच्चे यहीं पे अक्सर कंफ्यूज रहता है, किस केस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और किस केस में हम लोग एडिशन करेंगे। ठीक है, दो ही रिजल्ट यूज होना होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन।
उसी को अच्छा से समझना होता है, फार्मूला भी उसी पे डिपेंड रहता है, ठीक है, बनता है। तो आप लोग समझो यहाँ पे क्या है ना कि 12 तरीका से वो इंटर कर सकता है, लेकिन जो आउट होगा ना वो जिस गेट से इंटर करेगा उस गेट से आउट नहीं होगा, दूसरे गेट से होगा। तो यानी दोनों वर्क इंडिपेंडेंट यहाँ पे नहीं है, डिपेंडेंट है। समझ रहे हो, इंटर करने का जो वर्क है, आउट होने के वर्क, दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंट वर्क में क्या बताए थे करना है, मल्टीप्लिकेशन। इसलिए यहाँ पर 12 × 11 दैट इज टोटल 32, 132 वेज से ये वर्क हो सकता है पॉसिबल, दैट इज आंसर, ठीक है बच्चे। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, फैक्टोरियल एंड काउंटिंग से रिलेटेड, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझे अभी तक, उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस भी देखे हैं। बस आप लोग क्वेश्चन को ही ज़्यादा अच्छा से समझना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के या क्वेश्चन बना करके ये बोरिंग टाइप नहीं लगना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट हम जो भी क्वेश्चंस कराएंगे सब डिफरेंट टाइप कराएंगे, उतना क्वेश्चंस आप कर लोगे, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जेईई में या किसी भी एग्जाम में नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोग उतना ही को अच्छा से समझना, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। फार्मूला भी देखेंगे हम लोग बीच बीच में, बट क्वेश्चंस का जो टाइप होगा ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब हम लोग चैप्टर में आते हैं और जो चैप्टर है परमुटेशन वो स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है, बट उसमें से एक पार्ट परमुटेशन है और दूसरा पार्ट कॉम्बिनेशन का है, दोनों पार्ट को समझेंगे हम लोग। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है बेटा, सजावट करना। कितने तरीका से कोई चीज़ को सजा सकते हैं, तो सजाने में बेटा क्या होता है, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि अगर हम ए और बी रखते हैं और बी और ए दोनों अलग अलग अरेंजमेंट होगा, लेकिन अगर ग्रुपिंग का काम करेंगे तो ए बी और बी सेम ग्रुप होगा। तो ग्रुपिंग का काम करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन चैप्टर में, और अरेंजमेंट का काम करते हैं किसमें, परमुटेशन में। तो परमुटेशन में यही बात समझना है कि वहाँ पे जो नंबर्स है या एलिमेंट्स है या जो थिंग्स है उसके ऑर्डर का इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। किस ऑर्डर में वो रखा गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो इसको हम लोग अच्छा से समझते हैं कुछ बेसिक एग्जाम्पल के साथ। तो पहले हम एक फार्मूला देखते हैं, नंबर ऑफ permutation of and different things taken are at a time is equal to, and different things taken are at a time is equal to, इसको लिखते हैं NPR करके, ठीक है। और फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। यही फैक्टोरियल जो पढ़े थे पीछे हम लोग, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। NPR सिंबल है, n ऐसे सब सिफिक्स में लिखते हैं और r यहाँ लिखते हैं, ठीक है। NPR यानी नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। तो बेटा इस बात से स्पष्ट है कि n का वैल्यू r से हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जैसे 50 थिंग्स रहेगा उसमें से हम लोग 30 थिंग्स 30 थिंग्स या 40 थिंग्स लेके अरेंज कर सकते हैं। क्या 50 थिंग्स में से 70 थिंग्स को लेके बोलेगा अरेंज करने के लिए, नहीं हो, है ना। तो नीचे वाला जो होता है ना वो हमेशा n से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, ये फार्मूला वैलिड तभी होगा जब n का वैल्यू r से या तो ज़्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। n पॉजिटिव होना चाहिए, कोई ना कोई थिंग्स रहना चाहिए, ठीक है। मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब r जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। और जो इंपॉर्टेंट बात है n और r बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना आप, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस भी रहता है फंक्शन सब में, जस्ट डेफिनेशन का ये जो है ना NPR डिफाइंड होने के लिए क्राइटेरिया है, ठीक है। ये फार्मूला आता कैसे है वो हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन फिलहाल में हम लोग इसको इस पे एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कैसे फंक्शन सब में आता है इसका क्वेश्चन, देखो। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ऑफ द फंक्शन 5 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 2, 5 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 2, ठीक है। इसका डोमेन निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन पढ़े हैं अभी परमुटेशन का, तो बेटा 5 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 5, ठीक है। उसके बाद 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स माइनस 2।
यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 2x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 5 + 2 7, ठीक है। और x इज लेस देन इक्वल टू कितना होगा हम लोग ऐसा करते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छा करते हैं, अब 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो ठीक है, 5 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा x - 1 करने से फ्रैक्शन नहीं आएगा, इसीलिए हम किए थे। तो ये 2x इज क्या हो गया लेस देन और इक्वल टू 6, मीन्स x लेस देन इक्वल टू क्या हो गया बेटा 3। और एक काम करना है, क्या चीज़, x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 1। अब इन सभी में इंटरसेक्शन करना है, देखो कैसे कैसे इंटरसेक्शन करेंगे। अब 1, 3 और 5, ठीक है। मतलब एक पॉइंट ये था हमारा, दूसरा पॉइंट ये था और तीसरा पॉइंट ये था। इन तीनों से जो रिजल्ट आया है उसका कॉमन करना है, इंटरसेक्शन करना है। एक कह रहा है तुम्हारा 5 से लेस, दूसरा कह रहा है 1 और 1 से ग्रेटर, और तीसरा कह रहा है 3 और उससे लेस। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन में 1 से 3 क्लोज इंटरवल। लेकिन बेटा यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि कभी भी इसका आंसर इंटरवल में नहीं आएगा, क्योंकि इंटरवल का मतलब होता है ऑल रियल नंबर्स, दैट इज ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर्स, यानी फ्रैक्शन भी आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। जबकि हम क्या पढ़े थे अभी, n और r क्या होना चाहिए इंटीजर, तो होगा 1 से 3 के ही बीच, लेकिन उसमें इंटीजर्स रखना है, यानी 1, 2 और 3 सेट में लिखना है, ठीक है। दिस इज द डोमेन, मतलब यही इस फंक्शन का डोमेन हो गया 1, 2 और 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आईआईटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईआईटी में पूछा भी है ऐसा क्वेश्चन रेंज में, ठीक है। इस फंक्शन का रेंज पूछ रहा था, ठीक है। तो बेटा अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और जो फार्मूला पढ़े थे परमुटेशन का उसको थोड़ा समझते हैं। हालांकि फार्मूला को प्रूफ भी अभी करेंगे हम लोग, लेकिन आप लोग समझिए। जैसे कि A, B और C आर 3 गिवन थिंग्स, ठीक है। गिवन मतलब ये दे रखा है, ठीक है। अब इसमें से दो दो को लेकर के अरेंजमेंट करना। हम छोटा एग्जांपल इसीलिए ले रहे हैं ताकि हम मतलब काउंटिंग भी कर सके एक एक करके और फार्मूला से भी निकाल सकें, ठीक है बेटा। ऐसे हम लोग क्वेश्चन जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा इसका आंसर लाखों में होगा, क्या उसको काउंट कर सकते हैं सिंगल सिंगल करके? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्टली तो फार्मूला ही यूज करेंगे, लेकिन हम स्टार्टिंग में बेसिक लेवल के क्वेश्चन दे रहे हैं इसलिए ताकि हम लोग को थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिले कि फार्मूला जो यूज कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है और कैसे बना है, ठीक है। देखो पहला हम ले रहे हैं टेकन 2 at a टाइम, ठीक है। टेकन 2 at a टाइम। तो देखो बेटा कैसे, अब हम रफली कर रहे हैं, पहले ये मेथड यूज नहीं होता क्वेश्चन के अंदर, बट यहाँ हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं कैसे कैसे हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं। गिनो AB BC CA, फिर इसका उल्टा करो BA CB और AC। इसके बाद और नहीं कर सकते। टोटल कितना दिख रहा है? टोटल अरेंजमेंट 6, यानी इसका 6 रिजल्ट होगा नहीं। एंड अगर 3 थिंग्स में 2 को लेकर के अरेंज करेंगे तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? 6 आना चाहिए। ये तो फर्स्ट मेथड था जिसका यूज नहीं होता क्वेश्चन बनाने के अंदर, ठीक है, बस ये समझने के लिए बताया। सेकेंड मेथड का यूज होगा, देखो फार्मूला यूज करते हैं। n इक्वल टू कितना है? 3। नंबर ऑफ थिंग्स कितना है? 3। और जितना को लेके अरेंज करना है वो कितना है? 2, ठीक है। पूछ क्या रहा है बेटा? 3p2 दैट इज फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल कितना? 3 - 2 फार्मूला था हमारा। इन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 बाय 1 क्या हो गया? 6। दिस इज द आंसर। तो ये यूज होता है काफ़ी, लेकिन अब जो एक और मेथड हम बता रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छा से समझना, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग यही यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी हेल्प करता है ये मेथड, ठीक है, क्वेश्चन को। और जो हमारा फार्मूला था ना NPR का, वो भी प्रूफ इसी मेथड से होगा, वो हम आगे देखेंगे। तो देखो बेटा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं, इसी को सबसे मेन समझना है, ठीक है। 50% से भी ज़्यादा क्वेश्चन ये मेथड यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पे हम क्या किए? 2 घर बनाए। 2 घर क्यों बनाए? क्योंकि 3 थिंग्स तो था, ठीक है, लेकिन 2 को लेकर के अरेंज करना था हम लोगों को, ठीक है। जितना थिंग्स को लेकर के अरेंज करना है उतना घर बनाना है, ठीक है। घर बना लिए। अब पहला घर में
इधर से काउंट करो या इधर से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मान लो इसी को पहला मानते, इधर से करेंगे, ये पहला होगा, इसे कोई इशू नहीं है। चलो इधर से करो, ये पहला घर। पहला घर में हम 3 में से कोई भी एक थिंग्स डाल सकते हैं, ठीक है बेटा। कितना तरीका से डाल सकते हैं? 3 तरीका से। ये 3 जो इंडिकेट हो रहा है यहाँ 3 थिंग्स नहीं गया है एक ही थिंग्स। बट यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर में? नंबर ऑफ वेज, मतलब कितना तरीका से इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इस घर में हम या तो ए डाल सकते हैं, या बी डाल सकते हैं, या फिर सी डाल सकते हैं। ए, बी या सी में से कोई एक थिंग डालेंगे। कितना तरीका से? 3 तरीका से, ठीक है। अब जो थिंग इसमें चला जाएगा वो इसमें नहीं जा सकता है। सपोज करो ए इसमें डाल दिए, तो क्या ए इसमें भी डालेंगे? तब ए हो जाएगा। क्या अरेंजमेंट में ए कहीं दिख रहा है? ए और ए नहीं दिख रहा है, डिफरेंट रहना चाहिए, ठीक है दोनों। यानी कि अब इसमें डालने के लिए हमारे पास 2 ही थिंग्स बचा, क्योंकि एक इसमें फिल हो चुका है। अब एक कौन सा फिल हुआ वो कोई इशू नहीं है, कोई भी एक फिल हो गया है ए, बी और सी में से। लेकिन जो इसमें चला गया वो इसमें अब नहीं आएगा। तो इसको फिल करने के लिए तरीका हमारे पास सिर्फ 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं। टोटल वेज इज इक्वल टू, बेटा टोटल वेज कितना होगा? देखो 2 × 3 यानी 6 तरीका से इस वर्क को हम लोग कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई क्यों किए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। मल्टीप्लाई इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ दोनों घर एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। इसमें जो थिंग्स फिल कर रहे हैं वो इसको इसमें फिल करने पे डिपेंड करता है। यानी अगर ए कर दिए इसमें फिल, तो क्या ए इसमें भी कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। दैट इज जब डिपेंडेंट वर्क होता है तो वहाँ कौन सा रूल लगाते हैं? मल्टीप्लिकेशन रूल। और जब इंडिपेंडेंट वर्क होता है, उस बात को समझना है बारीकी से। बहुत सारा क्वेश्चन करोगे तब ये जाके समझ में आएगा ठीक से कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वर्क क्या होता है, और कब एडिशन रूल और कब मल्टीप्लिकेशन रूल। इसको बहुत हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जो भी बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें भी प्रोसेस यही रहता है, ठीक है। बस क्वेश्चन में थोड़ा सा और कुछ कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझना सही है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल यूज किया और ये 6 आया आंसर, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हम बताए हैं, लेकिन ये 2 मेथड, सेकेंड और थर्ड मेथड ही क्वेश्चन में अक्सर यूज होता है। फर्स्ट मेथड तो बस सेटिस्फैक्शन के लिए बताए थे कि कैसे 6 तरीका से अरेंज हुआ है, ठीक है। बट ये काउंट करके तो तुम नहीं बना सकते हो ना। बड़ा क्वेश्चन देगा जिसका आंसर मान लो लाखों में हो रहा है, 1000 में भी हो रहा है, तो क्या 1000 नंबर को काउंट कर सकते हो तुम? बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो हम लोग देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। टेकन 3 एट ए टाइम, ठीक है। मतलब 3 थिंग्स तो है ही और सबको लेकर के अरेंज करना है। ठीक है बच्चा। तो देखो फर्स्ट मेथड यहां भी बता देते हैं, जो कि यूजफुल नहीं है आगे के लिए, ठीक है। बस हम गिनती करने के लिए समझा रहे हैं। छोटा नंबर था इसलिए छोटा नंबर एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। कम संख्या में एलिमेंट लिए थे। क्या हो गया बताओ? ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी और सी बी ए। कितना हो गया देखो? 1 2 3 4 5 6। समझोगे कि यहाँ भी आंसर 6 आ गया, ठीक है। ये मत समझना कि हमेशा दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 3 × 2 का वैल्यू 6 होता है। 3 × 2 × 1 भी करेंगे तो क्या होगा? 6 ही होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा थिंग्स रहेगा तब ये चीज़ सिमिलर नहीं रहेगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। प्रोसेस को समझना है, आंसर पर नहीं जाना है, ठीक है। सेकेंड मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड मेथड में फॉर्मूला यूज करते हैं, n = 3 और r = b। पूछ क्या रहा है बेटा? 3p3, यानी फार्मूला यूज करोगे तो फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 3 - 3, यानी फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 0। इसी फार्मूला को सही करने के लिए फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 लिया जाता है, ठीक है। हम बताए थे पीछे फैक्टोरियल के टाइम नोट में फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो अब यहाँ पे पुट करो, फैक्टोरियल 3 6 हो गया और ये 1 हो गया। क्या आ गया रिजल्ट? 6। थर्ड मेथड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा यही मेथड यूज होता है। तो देखो बेटा, हम अब 3 घर बनाएंगे, क्योंकि 3 एलिमेंट को लेकर के अरेंज करना है हमें, ठीक है। तो 3 घर में 3 थिंग्स को पुट करने का वेज समझना है हम लोग, ठीक है। फर्स्ट घर इधर से करो या इधर से, कोई इशू नहीं है उससे, ठीक है। तो हम लोग इधर से 3 में से कोई एक पुट कर देंगे 3 तरीका से, ठीक है। अब जो इसमें चला जाएगा वो इसमें नहीं जा सकता है। इसमें तरीका कितना होगा? 2। इसमें क्या होगा? 1। टोटल कितना हो गया? 3 × 2 × 1 कितना? 6। अभी बताए थे
कि दोनों का आंसर सेम होने का रीजन क्या है, 3 2। अगर मान लो कि 7 थिंग्स रहता है और 3 को लेके करना रहता है, ठीक है बेटा, 7 थिंग्स रहता है और 3 को लेके करना होता है, तो उस मेथड में क्या होता, 7 थिंग्स में 2 को लेके करना होता है तो 7 × 6 होता, लेकिन इसमें क्या होता है 7 6 × 5 होता, तो दोनों अलग अलग रिजल्ट देता। अब इसमें दोनों सेम रिजल्ट क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे 3 × 2 तो था ही, अब यहाँ 3 × 2 × 1 आया, तो 1 आएगा भी तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा ना उसको नंबर को, इसी कारण से दोनों का आंसर सेम आया है। ठीक है, आगे और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, नोट करो। तो बेटा हम लोग अभी कुछ एग्जाम्पल देखे थे बेसिक लेवल का, कैसे हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, परमुटेशन करते हैं। तो हमारा जो फार्मूला था ना उसको प्रूफ करते हैं अब। ठीक है, प्रूफ ऑफ NPR = फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। ये फार्मूला कैसे आता है इसका थोड़ा डेरिवेशन समझाते हैं। ठीक है, तो बेटा दो जो क्वेश्चन पीछे करवाए थे, छोटा छोटा ही था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वो क्योंकि बड़ा क्वेश्चन में वही रूल यूज होता है। ठीक है, वो हम क्वेश्चन इसीलिए दिए थे छोटा, ताकि हम लोग काउंटिंग करके भी आंसर को मिला सके और फार्मूला से मिला सके। ठीक है, अब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे काउंटिंग तो नहीं कर सकते ना, वहाँ तो फार्मूला ही हम लोग यूज करना होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो देखते हैं जो थर्ड मेथड दोनों का था ना मैं उस पर ज़्यादा हाईलाइट किया था, वही सही में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस फार्मूला को प्रूफ करने में भी वही रूल यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते क्या कर रहे हैं बेटा, n थिंग्स में r थिंग्स को लेकर के अरेंज करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बताओ, कितना घर बनाएंगे, r, क्यों, क्योंकि n थिंग्स में r को लेकर के अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट घर है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये rth है। अब इसी में जो एलिमेंट है उसको फिल करने का तरीका हम लोग समझेंगे। ठीक है बेटा, देखो फर्स्ट घर में इधर से फर्स्ट मानो या इधर से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उससे। ठीक है, बताए थे मल्टीप्लिकेशन में सीधा मल्टीप्लाई करें या उल्टा से मल्टीप्लाई करें, क्या कोई फर्क पड़ेगा उससे, इसीलिए देखो फर्स्ट घर में हम n में से कोई भी एक थिंग्स डाल सकते हैं। ठीक है, n थिंग हमारे पास है, उसमें से कोई एक डालेंगे, कितना तरीका से डाल सकते हैं, n। अब सेकेंड घर के लिए थिंग बचा एक कम, n-1, क्योंकि जो थिंग इसमें चला जाएगा वो इसमें नहीं जा सकता है, n-1। थर्ड घर के लिए n-2, एक एक कमते जाएगा है ना। अब 2 लास्ट घर के लिए क्या बच जाएगा, देखो बेटा थर्ड घर में 2 माइनस हुआ है, सेकेंड में क्या 1 माइनस हुआ था, आठवां घर में क्या होगा n-r-1 ये होगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट खोलोगे तो n-r+1 देगा। ठीक है, अब हमारा जो रिजल्ट होता है फाइनली सबका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन रूल यूज होगा, जरूरी नहीं कि 2 ही वर्क हो, वर्क 2 से अधिक भी हो सकता है। जैसे कि मान लो हम जो शुरू में एग्जाम्पल करवाए थे पटना से बेंगलोर जाने का रूट में हम नंबर ऑफ वेज डिस्कस किए थे, कितने तरीका जा सकते हैं, तो उसमें हम एक और कंडीशन अगर लगा देते, मान लो हम पटना से बेंगलोर जाएंगे, ठीक है, भाया दिल्ली, दिल्ली टू चेन्नई, चेन्नई टू बेंगलोर, मतलब डायरेक्ट बेंगलोर नहीं जाएंगे। पटना से दिल्ली जाने का 3 रूट है, मान लो दिल्ली से बेंगलोर जाने का, दिल्ली से चेन्नई जाने का 2 रूट है और चेन्नई से बेंगलोर जाने का फिर से 3 रूट है। तो इस तीनों में तब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 × 3, 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18 रूट्स हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो जितना भी वर्क रहेगा उसमें लोग करेंगे। यहाँ पे n घर है यानी n वर्क हो रहा है। ठीक है, और सब का सब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, तो सब का सब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करो टोटल वेज n-1, n-2 अप टू n-r+1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, यही इसका रिजल्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारा फॉर्मूला आ जाए इस तरह का। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ाते हैं इसको, n × n-1 × n-2 अप टू n-r+1। इसके बाद का टर्म क्या होगा, n-r, मतलब होता है नहीं, इसके बाद अगर टर्म लिखते तो क्या होता है, n-r, n-r-1, n-r-2 करते करते 1 तक ले जाना था। हम इसको ऐसा करते हैं ना, फैक्टोरियल n-r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई अपने मन से किए हैं बिना किसी रीजन का, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, फिर बैलेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब ऊपर वाला रिजल्ट जो है देखो, n-1 एक कम, n-2, फिर अप टू n-r+1, n-r, अगला अगर खोलेंगे इस फैक्टोरियल को तो n-r के बाद n-r-1, n-r-2 करते करते 1 तक
जाएगा, यानी ये रिजल्ट n से लेकर के 1 तक चला जाएगा, ठीक है। और n से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, फैक्टोरियल है, यानी ये जो रिजल्ट होगा तुम्हारा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, यही NPR का वैल्यू था, ठीक है, ये प्रूफ किए हम, ठीक है। तो इस मेथड से ही इस फार्मूला का प्रूफ भी होता है, घर वाला मेथड से, ठीक है बेटा। तो हम लोग देखते हैं कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल्स समझते हैं परमुटेशन से रिलेटेड क्या होता है। तो बेटा इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कुछ वर्ड, 3-4 तरह का क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा फेमस है वर्ड्स वाला प्रॉब्लम, फिर कुछ नंबर्स वाला प्रॉब्लम, जो टाइप के क्वेश्चन है ना सब हम देखते हैं। तो एक वर्ड वाला प्रॉब्लम लेते हैं और उसमें जो भी पॉसिबिलिटीज़ है क्वेश्चन का, कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, वो सब हम इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम वर्ड लेते हैं, मान लो टफ, ठीक है, TOUGH, टफ एक वर्ड है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो सब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, टफ वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स with or without meaning, with or without meaning from all letters of the word tough। इन टफ वर्ड के सारे लेटर्स, यानी 5 लेटर्स है हमारा, तो 5 लेटर्स को लेकर के कितना, अब यहाँ पे मीनिंग नहीं खोजना है। जब भी हम लोग का नंबर ऑफ वर्ड्स पूछेगा तो कौन सा वर्ड का क्या मीनिंग है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, वो सब नहीं जानना है हमें, ठीक है, बस अरेंजमेंट समझना है हमें, ठीक है। तो यहाँ लिख भी दिया है, कहीं कहीं ये वर्ड नहीं लिखता है, विथ और विदाउट मीनिंग जो लिखे ना ये वर्ड नहीं लिखेगा, तब भी हम लोग यही समझेंगे। कहीं भी परमुटेशन में बस जो वर्ड आ रहा है ना उसका मीनिंग पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। ये मैथ्स है, यहाँ इंग्लिश का कोई डिस्कशन नहीं होगा। देखो टोटल कितना होगा, यहाँ पे 5 घर बनाएंगे, 1 2 3 4 5। पहला घर में 5 लेटर में से कोई एक डाल सकते हैं, दूसरा में 4 3 2 और 1। 4 क्यों, जो लेटर इसमें चला जाएगा वो इसमें नहीं जा सकता है। इसी प्रकार टोटल वेज कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू क्या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया 120। एक और बात याद रखना, इसको फैक्टोरियल 5 से भी हम डिनोट करते हैं, मतलब अगर जितना घर है उतना ही थिंग्स है, इसको याद रखना है, ठीक है। आगे का फार्मूला भी है ये, जितना घर है और उतना ही थिंग्स है, तो सीधे फैक्टोरियल 5 लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 5 थिंग्स है और 5 घर भी है, तो इतना कैलकुलेट नहीं करना, सीधे फैक्टोरियल 5 दैट इज 120, ये इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। टोटल 120 वर्ड बन सकता है टफ वर्ड से, मीनिंग के साथ कुछ होगा, कुछ विदाउट मीनिंग होगा एंड सो ऑन, ठीक ठीक है बेटा। हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे टफ वर्ड से रिलेटेड, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन बन सकता है वर्ड से रिलेटेड वो सब हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ, आप लोग समझना सही से, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, ठीक है। मतलब पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, सबको पता है कि टफ वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन टफ वर्ड में टोटल 5 लेटर था, उसमें 4 लेटर को लेकर के वर्ड बनाना है, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स कितना बनेगा, ठीक है। और यहाँ डिफरेंट लेटर्स लेना है, जहाँ डिफरेंट वर्ड यूज नहीं होता है तब भी डिफरेंट ही लेना है। अगर रिपीटिंग होगा तो वो लिख देता है ना, क्वेश्चन में अगर रिपीटिंग करना होता है लेटर को तो वो अलग से लिखा रहता है। अगर कुछ नहीं लिखा रहा है तो नॉन रिपीटिंग ही यूज करेंगे, ठीक है, लेटर्स को रिपीट नहीं करना है। तो देखो 4 घर बनाएंगे यहाँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ 5 4 3 और 2 सबको मल्टीप्लाई करो, संजोगे कि यहाँ भी आंसर 120 ही हो जाएगा, नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 मीन्स कितना 120। थर्ड, फाइंड टोटल नंबर ऑफ
3 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड बनाना है, तब कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे अब 3 घर बनाएंगे, पहला में 5, फिर 4 और फिर 3, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 5 × 4 × 3 मीन्स कितना? 60। अगर 2 लेटर बनाना होगा तो 5 × 4 × 20 एंड सो ऑन। ठीक है, खैर चलो आगे बढ़ते, कुछ अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, 4th नंबर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, मतलब टफ वर्ड के सारे लेटर्स को लेकर के। ठीक है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ ओ, मतलब ओ से स्टार्ट होने वाला रूल कितना वर्ड होगा। ठीक है, यहां पर हम ऑलरेडी 5 लेटर वर्ड लेंगे। ठीक है, 5 लेटर वर्ड्स। ठीक है, मतलब हम टफ वर्ड के सारे लेटर को लेकर अरेंज कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन हम पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें इस पर। ठीक है, बस जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का वो लिखने जा रहे हैं हम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ ओ, यानी कि टफ वर्ड में जो भी लेटर्स था TOUGH, उसमें ओ से स्टार्ट होने वाला कितना वर्ड होगा वो निकालना है हमें। ठीक है, तो देखो बेटा हम लोग यहाँ 5 घर बनाएंगे। ठीक है, 5 घर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे 5? क्योंकि 5 लेटर्स को लेके अरेंज करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि बिगिनिंग विथ ओ, यानी स्टार्टिंग का लेटर ओ है, तो यहाँ पर ओ फिक्स हो जाएगा, इसको वैरी नहीं करा सकते हम। ठीक है, बाकी जगह हम वैरी करा सकते हैं जो भी लेटर होगा। अब ओ तो फिक्स हो गया, अब इसमें डालने के लिए कितना लेटर है हमारे पास? 4, चूंकि ओ निकल चुका है। अब जो इसमें जाएगा वो इसमें नहीं जाएगा, तो फिर इसके लिए कितना बचेगा? 3। अब इसमें जो चला जाएगा वो इसमें नहीं जाएगा, इसके लिए कितना बच जाएगा? 2, और इसके लिए क्या बच जाएगा? 1। और एक और तरीका यूज कर सकते हो, अगर फर्स्ट वाला घर में ओ फिक्स हो गया, फिर 4 घर खाली है और 4 लेटर भी हमारे पास है, तो सीधे सीधे फैक्टोरियल 4 भी कर सकते हैं हम। यानी अभी भी बताए थे जितना घर और उतना ही लेटर अगर रहेगा तो फैक्टोरियल उतना हो जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा हेल्प मिलेगा वहाँ से। ठीक है, तो टोटल रिजल्ट क्या होगा? 4 × 3 × 2 × 1 मीन्स कितना? 24। फैक्टोरियल 4 भी हम लिख देते हैं, तो कभी कभी डायरेक्ट फैक्टोरियल 4 भी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, एंड 24 इज द रिजल्ट। अगर इसी में कहेगा अब और क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, एंड्स विथ जी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम ऑल लेटर ऑफ द वर्ड टफ एंड्स विथ जी, यानी जी से एंड होने वाला कितना होगा? सेम केस होगा, जितना स्टार्ट होने वाला होगा उतना ही एंड होने वाला भी होगा, तो यानी लास्ट में जी फिक्स हो जाएगा इसमें। 1 2 3 4 5, यहाँ जी फिक्स हो गया। अब 4 घर 4 लेटर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट फैक्टोरियल 4 लिखो। टोटल कितना हो गया इसमें? फैक्टोरियल 4, यानी कितना? ऑल्सो 24। ठीक है, देखते हैं 6 नंबर। सेम क्वेश्चन है, टफ वर्ड है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसको डिस्कस कर रहे हैं। देखो बेटा हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन बना रहे हैं, जो लोग जैसे कि होता क्या है कभी कभी जो स्टूडेंट थोड़ा अच्छा होता है पढ़ने में, जनरली लगता है कि चलो हम IIT सबका अच्छा से तैयारी कर रहे हैं, मतलब उसको अपने आप में फील होता है। तो वैसे स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है कि जो इजी क्वेश्चंस या छोटा क्वेश्चंस होता है उसको नहीं अवॉइड करता है। ठीक है, मतलब जैसे परमुटेशन उसका बहुत वीक है सपोज, ठीक है, लेकिन उसको IIT करना है, तो उसको ये लगता है यार ये तो IIT में नहीं पूछेगा, ठीक है, तो हम IIT का ही डायरेक्ट, तो कैसे बनेगा IIT का डायरेक्ट? जब तक बेसिक क्वेश्चन को नहीं समझेगा तो फिर इंटरेस्ट नहीं जनरेट होगा उस चैप्टर में। ठीक है, और इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फिर बड़ा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं कभी। तो बेटा जब भी बहुत बड़ा काम करना है या बहुत बड़ा बनना है तो स्टार्टिंग एकदम छोटा करना है। ठीक है, इसी में अभी हम लोग इसी क्वेश्चन में देखेंगे कितना हाई लेवल तक जाता है, मतलब IIT लेवल तक का टॉप लेवल क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं 6 नंबर, beginning with G and with O, दोनों साइड फिक्स कर दिए, शुरू होगा G से और एंड होगा O से, ऐसा कितना वर्ड्स होगा? ठीक है,
तो देखो बेटा यहाँ 5 लेटर वर्ड है ना, हम लोग सारे क्वेश्चन में 5 लेटर वर्ड ही लेके चल रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। शुरू का 1-2 क्वेश्चन में था अलग अलग 4 लेटर और 3 लेटर वर्ड, लेकिन अभी उसके बाद का सब क्वेश्चन रहेगा 5 लेटर वर्ड का। यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 5 लेटर वर्ड्स। पूरा क्वेश्चन हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन पे पहुंच सके कम से कम टाइम में। तो देखो स्टार्ट कर रहा है जी से और एंड कर रहा है किससे, ओ से, ठीक है बेटा। तो अब ये दोनों फिक्स हो गया। अब 3 घर और 3 लेटर हमारे पास बचा, चाहे तो डायरेक्ट फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं, 3 2 1। टोटल वेज कितना हो जाएगा बताओ, 3 × 2 × 1 मीन्स 6, यानी 6 तरह का ऐसा अरेंजमेंट होगा, 6 वर्ड्स होगा जिसमें कि स्टार्ट में जी होगा और एंड में क्या होगा, ओ होगा। विदाउट रेस्ट्रिक्शन कितना था, 120 था, 120, बट रेस्ट्रिक्शन लगाते जाएंगे तो उसका वैल्यू घटते जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग समझना सही से। एंड्स विथ वॉवेल्स, ऐसा कितना वर्ड होगा 5 लेटर वर्ड जो कि वॉवेल से एंड होगा, ठीक है बेटा। तो देखो हमारे पास वॉवेल कितना है टफ वर्ड में, TOUGH, यानी ओ और यू 2 वॉवेल है और 3 क्या है कॉन्सोनेंट से। तो कह रहा है कि वॉवेल से एंड होगा, यानी कि लास्ट वाला जो घर है वो या तो ओ होगा या फिर यू होगा। यानी कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं उसको, 2 तरीका से। रेस्ट घर के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब देखो इधर 4 3 2 और 1, एक बार फिर समझाते हैं। देखो यहाँ जो 2 दिख रहा है ना, 2 में से कोई एक ही गया है, मतलब जो है ना ओ और यू में से कोई एक गया है, बट 2 तरीका से गया है। 2 लेटर एक साथ चला जाएगा तो 6 लेटर का हो जाएगा वर्ड, नहीं तो 2 लेटर एक साथ नहीं गया है, कोई एक गया है, या तो ओ या तो यू, ठीक है। 2 टाइप से गया है। अब बाकी 4 घर फ्री है हमारे पास और 4 लेटर भी फ्री है। 4 कैसे फ्री है, अब ओ अगर इसमें चल जाएगा तो यू फ्री रहेगा ना इधर आने के लिए, या यू इधर चला जाएगा तो ओ इधर फ्री रहेगा आने के लिए, तो कोई एक ही इसमें गया है। तो इसलिए 4 लेटर और 4 घर के लिए फैक्टोरियल 4 इधर बचा हुआ है, इसलिए लिखे 4 3 2 और 1। टोटल वेज कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 × 2, टोटल वेज फैक्टोरियल 4 × 2 मीन्स कितना 48। ऐसा 48 वर्ड्स होगा जो कि वॉवेल से एंड होगा, ठीक है। अगर इसमें ऐसा देगा क्वेश्चन, स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट्स, मतलब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। तो बेटा कॉन्सोनेंट कितना है हमारे पास, 3, T G और H। O और U क्या है, वॉवेल है। तो यहां भी हम घर बनाएंगे 5, और पहला घर में हमारे पास 3 लेटर में से कोई एक जा सकता है। कौन कौन सा, स्टार्ट्स कर रहा है ना, T जा सकता है, G जा सकता है या H, कोई एक जाएगा 3 में से। बाकी 4 घर के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास, फैक्टोरियल 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं 4 3 2 1, ठीक है। टोटल वेज कितना होगा, 3 × फैक्टोरियल 4 यानी कितना 72। या इसको ऐसे भी समझो, 2 अलग अलग केस से निकालेंगे। एंड विथ ओ कितना होगा, फैक्टोरियल 4 24। दूसरा केस एंड विथ यू, वो भी कितना होगा 24। अब 2 अलग अलग केस से जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 24 + 24 कितना हो जाएगा 48। देखो आंसर है ना 48, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम T से स्टार्ट करेंगे तो ये 24 होगा, यानी फैक्टोरियल 4, अलग केस। G से स्टार्ट करेंगे वो भी फैक्टोरियल 4 यानी 24। S से स्टार्ट करेंगे तीसरा केस में, वो भी क्या होगा फैक्टोरियल 4 यानी 24। अब 3 केस में तीनों 24 है, तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 24 + 24 + 24 कितना हो जाएगा 72। या इससे थोड़ा और फास्ट हो गया कि भाई 3 में से कोई एक चला गया, तो ऑलरेडी 3 केस इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये फैक्टोरियल 4 है, इसलिए 3 × फैक्टोरियल 4 कितना हो गया 72 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर।
अब दोनों साइड का रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, लोअर भी अपर भी, ठीक है। स्टार्ट्स विथ vowels and ends with consonants, यानी vowel से स्टार्ट होगा और कॉन्सोनेंट से एंड होगा। ऐसा कितना वर्ड होगा? अब आप लोग समझिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। आप लोग समझना से जो भी क्वेश्चन पॉसिबल है डिफरेंट लेटर वर्ड से, वो सब क्वेश्चन हम अभी करवाएंगे, फिर इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, ठीक है। आप लोग समझना सही से। तो देखो बेटा, 1 2 3 4 5। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि स्टार्ट विथ वॉवेल, यानी स्टार्टिंग वाला में वॉवेल रहेगा, ठीक है, और लास्ट वाला में कॉन्सोनेंट रहेगा। तो वॉवेल कितना है हमारे पास? 2, कॉन्सोनेंट कितना है? 3। मतलब 2 वॉवेल में से कोई एक गया इसमें, ओ या यू। 3 कॉन्सोनेंट में से कोई एक गया 3 तरीका से, ठीक है। बाकी 3 घर और 3 लेटर ये फ्री है। इसके लिए हम चाहें तो 3 2 1 यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट फैक्टोरियल 3 यूज कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे बेटा? टोटल रिजल्ट 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं। कितना हो गया? 6 इंटू 6 यानी 36। टोटल 36 ऐसे वर्ड होंगे जो स्टार्ट होगा वॉवेल से और एंड होगा कॉन्सोनेंट से। उल्टा भी कर सकते हैं, स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट एंड एंड विथ वॉवेल, तब भी आंसर सेम होगा 36, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बेटा। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। आप लोग अच्छे से समझते जाना सब कुछ, है ना। वर्ड, डिफरेंट लेटर वर्ड से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, आप लोग अच्छे से समझना। T and G always together, ठीक है बेटा। मतलब ऐसा वर्ड निकालना है, नंबर ऑफ वर्ड्स निकालना है जिसमें कि जहां भी कहीं रहेगा तो टी और जी हमेशा साथ में रहेगा। समझ रहे हो? साथ मतलब ये नहीं कह रहा है कि टी जी यानी टी पहले जी बाद में, जी टी भी हो सकता है, मतलब साथ में होना चाहिए। टी और जी के बीच में कोई दूसरा लेटर नहीं होना चाहिए, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना सही से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टी एंड जी ऑलवेज टुगेदर। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, यार समझना सही से, एक काम करते हैं समझने के लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, टी और जी को मान लो कि 5 लेटर है, वो 3D वाला लेटर है, ठीक है, अलग अलग उसको हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ है, खेल में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, टी और जी को एक कोई धागा से या रस्सी से बांध देते हैं, ठीक है, अटैच कर देते हैं। उधर कितना बच जाएगा टी और जी के अलावा? 3 बच जाएगा, नहीं। अब अगर टी और जी को एक मान करके उस ग्रुप में डाल दिए, मिला दिए, तब कितना हो जाएगा? 3 1 4, 5 नहीं होगा। टी जी अटैच किया हुआ, उसको एक ही लेटर मान लेंगे हम, ठीक है। टी और जी को एक नया लेटर से रिप्लेस कर देंगे, तो अब कितना हो जाएगा? 4। 4 लेटर को अगर अरेंज करेंगे तो क्या होगा? फैक्टोरियल 4। 4 लेटर को, जैसे 5 लेटर को अरेंज करते थे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या हुआ था? फैक्टोरियल 5 मतलब 120। अब 4 ही लेटर है, एक नया लेटर था जिसमें कि टी और जी अटैच था, तो 4 लेटर को अरेंज करेंगे तो क्या होगा? फैक्टोरियल 4। लेकिन उस 4 लेटर में ही 5 लेटर है ना, क्योंकि 2 लेटर तो अटैच किया हुआ है ना ऑलरेडी, समझ रहे हो? तो टोटल, इस बार घर नहीं बना रहे, ऐसे समझना, ठीक है। इसमें मेन ये होता है ना, समझने का कॉन्सेप्ट ज्यादा, कोई सॉल्यूशन देके डायरेक्ट नहीं समझ सकता है, ठीक है। समझने वाला काम ज्यादा करना होता है। देखो, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 दैट इज 24 इंटू 2 48। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करने वाले हैं, फैक्टोरियल 2 क्यों लिखे हैं, 2 क्यों नहीं लिखे थे? हालांकि फैक्टोरियल 2 और 2 का वैल्यू क्या होता है? सेम, लेकिन फिर भी फैक्टोरियल 2 लिखे हैं, इसीलिए क्योंकि 3 लेटर्स अगर 2 के लिए तो सेम है, फैक्टोरियल 2 और 2 का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। क्या ऐसा 3 में भी होता है? फैक्टोरियल 3 और 3 क्या सेम होगा? नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है और 3 तो बस 3 है, ठीक है बेटा। तो फैक्टोरियल ही लिखना है, जो कि आगे के फार्मूला, आगे के लिए फार्मूला जैसा काम करेगा। तो फिर समझाते हैं, 4 लेटर में टी और जी को एक नया लेटर के साथ रिप्लेस कर, 5 लेटर था ना हमारा, तो टी और जी को अटैच कर दिए और एक नया लेटर मान करके ग्रुप में मिलाए, तो कितना हो गया? अब 4 को अरेंज करेंगे कितना तरीका से?
फैक्टोरियल 4 तरीका से। लेकिन टी और जी आपस में कितना तरीका से अरेंज होगा? फैक्टोरियल 2 तरीका से। क्योंकि दो लेटर और को अरेंज करने का तरीका क्या होगा? फैक्टोरियल 2, दैट इज ये मल्टीप्लाई कर देंगे 48। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर। अगर 3 लेटर में ऐसा कंडीशन रहेगा तो देखो क्या होगा। ठीक है, O, G एंड H ऑलवेज टुगेदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। O, G और H ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, टोटल वेज, यहां भी वही काम करेंगे हम। इस तीनों लेटर को अटैच कर देंगे। ठीक है, तो अब 3 लेटर को एक नया लेटर मान लेंगे तो उधर कितना बच गया था हमारे पास? 3 के अलावा 2, और इसको भी मिला देंगे ग्रुप में, तो अब कितना हो जाएगा? 3। और 3 लेटर को अरेंज करेंगे कितना तरीका से? फैक्टोरियल 3 तरीका से। ठीक है बेटा। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये तीनों लेटर जिसको हम अटैच किए थे वो आपस में भी तो अरेंज होगा। और कैसे अरेंज होगा आपस में बताओ? फैक्टोरियल 3 मतलब 3 लेटर्स था, वो आपस में फैक्टोरियल 3 तरीका से अरेंज होगा, नोट 3, फैक्टोरियल 3, इसलिए इसमें मैं फैक्टोरियल दिखाए थे, इंटू फैक्टोरियल 3। अब कितना देगा? 6 इंटू 6 कितना होगा? 36। दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। O एंड H नेवर टुगेदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। ये था T एंड G ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर, तो कॉन्सेप्ट समझ गया था। यहां है नेवर टुगेदर, तो नेवर टुगेदर कोई अपना फॉर्मूला नहीं है, ऑल अरेंजमेंट में से ऑलवेज टुगेदर वाला चीज को माइनस कर देंगे। अगर T और यहाँ O और H लिए ना, तो O और H अगर ऑलवेज टुगेदर होता तो क्या होता है उसका रिजल्ट? सेम होता नहीं है, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 यानी 48 होता। तो ऑल कितना था? फैक्टोरियल 5 यानी 120, उसमें से ये वाला कंडीशन घटा देंगे। तो ऑलवेज टुगेदर के लिए, नेवर टुगेदर के लिए कंडीशन है का मतलब होता है ऑल अरेंजमेंट माइनस ऑलवेज टुगेदर बोलो। ये फार्मूला, एक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, इसको याद रखना। तो दैट इज टोटल वेज जो हमारा इस क्वेश्चन में है, क्या हो जाएगा बेटा? ऑल मीन्स फैक्टोरियल 5 माइनस ऑलवेज टुगेदर मीन्स फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, 120 माइनस 48 है ना, 120 माइनस 48 यानी 72। दिस इज द आंसर। नेवर टुगेदर के लिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समझना, धीरे धीरे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते जा रहा है। ठीक है, vowels and consonants, always occur in the same relative positions। vowel और consonant जो है ना अपने रिलेटिव पोजीशन को मेंटेन रख रहा है। तो बेटा रिलेटिव पोजीशन मतलब क्या हुआ? जैसे T O U G S है, तो T क्या है? कॉन्सोनेंट, O क्या है? वॉवेल। तो कॉन्सोनेंट जो स्टार्ट में था उसके जगह पे कोई कॉन्सोनेंट रिपीट कर सकता है, वॉवेल कभी नहीं आ सकता है। सेकंड प्लेस किसका था? TO यानी वॉवेल का था, दूसरा वॉवेल उस पर आ सकता है, कॉन्सोनेंट मतलब अपने रिलेटिव प्लेस को वॉवेल और कॉन्सोनेंट मेंटेन रहेगा। इंटरचेंज होगा लेकिन अपना प्लेस मेंटेन रखेगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ईजी है। देखो 5 घर बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये था कॉन्सोनेंट का प्लेस, ये था वॉवेल का प्लेस, TOU ये वॉवेल का प्लेस, G कॉन्सोनेंट का प्लेस, H कॉन्सोनेंट का प्लेस।
तो कॉन्सोनेंट अपने जगह पे अरेंज होगा, टोटल कितना हो जाएगा 3 इंटू वॉवेल अपने जगह पे होगा 2, 3 इंटू 2 कितना होता है 6। फिर समझाते हैं कैसे, कॉन्सोनेंट के लिए अलग अरेंजमेंट लगाएंगे सॉरी कॉन्सोनेंट के लिए अलग अरेंजमेंट लगाएंगे फैक्टोरियल 3 और वॉवेल के लिए अलग अरेंजमेंट लगाएंगे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। कैसे होगा, तो कॉन्सोनेंट यहाँ कॉन्सोनेंट, यहाँ कॉन्सोनेंट, यहाँ कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट हमारे पास 3 है टी, एच, टी, जी और एच। तो इसमें 3, 2 और 1 कॉन्सोनेंट का अलग अरेंजमेंट कर दिए। वॉवेल के प्लेस पे वॉवेल ही रिपीट करेगा, यानी ओ और यू आपस में इंटरचेंज हो सकता है, दैट इज फैक्टोरियल 2। इसलिए फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 कितना हो गया 6 इंटू 2 यानी 12। बेटा हम लोग इसके बाद एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको 13 है ना 14 नंबर, ये होमवर्क समझना है, ठीक है। आप लोग ट्राई करना, अगला क्लास के स्टार्टिंग में हम यही क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना आईआईटी के लिए, क्योंकि हम वीडियो को बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम अभी स्टॉप करना चाह रहे हैं इस क्लास को। आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं, इसके बाद की क्लास में नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा और रिपीटिंग लेटर वगैरह से बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, अभी तो हम लोग स्टार्ट ही किए हैं, इसमें कई सारे और लेक्चर्स आएंगे तो मैं डिस्कस करूँ। क्वेश्चन देख लो आप लोग, फाइंड रैंक ऑफ द वर्ड टफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को हम समझा दे रहे फिर से, ये आईआईटी में कई बार पूछ चुका है, मतलब यहाँ पे वर्ड अलग अलग पूछा है, मतलब 5-7 बार आईआईटी में पूछा है, इसको रिपीट किया है, ठीक है। तो रैंक मतलब क्या होता है बेटा, जैसे हमारा 120 वर्ड है टोटल, ठीक है, 120 वर्ड में सब टफ वर्ड के लेटर से ही बना हुआ है। अगर एक ऐसा डिक्शनरी होता जिसमें कि सारे वर्ड्स का कुछ ना कुछ मीनिंग होता, तो डिक्शनरी में अगर टफ वर्ड तुम खोजोगे तो क्या करोगे, पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में, जैसे मान लो जी सबसे पहले इसमें आएगा टफ में, जी वाला सारा सीरीज देखोगे, ठीक है, उसको आगे क्रॉस करोगे, फिर एच वाला देखोगे, फिर क्रॉस करोगे, इस तरह से जाके टफ वर्ड के लिए टी में जाना पड़ेगा, है ना, यू में नहीं, यू वाला सीरीज टफ से आगे निकल जाएगा, ठीक है, यानी टी वाला सीरीज में ही कहीं न कहीं टफ वर्ड होगा, यानी कि टफ वर्ड TOUGH टफ वर्ड आने से पहले कितना सारा वर्ड होगा, यही रैंक होगा, यानी कौन से पोजीशन पे टफ वर्ड आएगा, है ना। 120 वर्ड में से टफ वर्ड का पोजीशन क्या होगा, जस्ट लाइक रैंक। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर 89 होता है, ठीक है। आप लोग बना के लाना, इसको बनाना और फिर अगले क्लास के स्टार्टिंग में इसको डिस्कस करते हुए बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर हम लोग फिर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। थैंक यू।